गुड मॉर्निंग सभी को। कल हम लोग ने आइडियल गैस के बारे में रिमाइंड करने की कोशिश की थी कि हम आइडियल गैस के बारे में कैसे एज्यूम करें, क्या होगी आइडियल गैस। ये भी आपने जाना कि जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो कंटिन्यूअसली आपस में दीवारों से कोलाइड करते हुए मूव करते रहते हैं। दूसरी तरफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम उनका डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स में करते हैं। वैसे तो हम 6 कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करते हैं, 3 पोजीशन के और 3 मूवमेंट के। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स x, y, z होते हैं और मोमेंटम के px, py और pz। अब यहाँ पे मैक्सवेल ने अपने हिसाब से वेलोसिटी को कंसीडर किया, माने मोमेंटम के बजाय वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चेंज होती रहती है, ये बात सही है। सेल्स का जो एजम्पशन है वो हमें यहाँ भी लेना है। जैसे सपोज दैट आप सेल अगर एज्यूम करेंगे तो उसकी डायमेंशंस होगी dx, dy, dz और वेलोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से dvx, dvy, dvz, जो कि आप पहले मोमेंटम dpx, dpy, dpz लेते हैं। यही तो करते थे। अब आप ये कहोगे कि ये x dx क्या है, x से लेके x प्लस dx के बीच का लेंथ। इसी तरीके से ये y और y प्लस dy के बीच का है। ये vx से vx प्लस dvx तक का है। तो अगर एक हम सेल कंसीडर करेंगे तो उसकी 6 जो भुजाएं हैं या उसकी साइड्स हैं वो dx, dy, dz, dvx, dvy, dvz। अगर हम ith सेल लेते हैं तो उसमें उसकी एनर्जी हम एप्सिलॉन i कंसीडर करेंगे। यही तो करेंगे। और जो आपने पहले फॉर्मूला पढ़ा था ni का, ni मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स या नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स। तो जो हम लोगों ने पढ़ा था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से ni इक्वल टू, हम पहले ही आपको कहे थे कि ये हमेशा हर जगह इस्तेमाल होगा बीटा एप्सिलॉन i। इस रूप में आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा? आपने पढ़ा है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो हमने बोला है उसको बुक के हिसाब से अगर आप रीड करना चाहते हैं तो मैं उसको पढ़ के सुनाई दे रहा हूँ ताकि मैं स्टेप्स आगे वाले लिख सकूँ। तो लेट अस कंसीडर एन आइडियल गैस इन ए वेसल ऑफ वॉल्यूम V। ये वॉल्यूम कौन सा माना जाएगा? ये वॉल्यूम वो वाला होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx, dy एंड dz। समझ आया कि नहीं? इसमें मोमेंटम और वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं। वॉल्यूम का कंसेप्ट हमारा वही है। ये सेल वॉल्यूम नहीं है। जिस कंटेनर में आपने लिया हुआ है, हम dx, dy, dz तो एक छोटी सी सेल का लेते हैं और ऐसी बहुत सारी सेलों को मिला दीजिए तो वो कंटेनर का वॉल्यूम हो जाएगा। 3 इंटीग्रेशन के साइकिल में लगाया, 3 नहीं लगाया, तो ये dx, dy, dz के बराबर होगा। समझ आया कि नहीं? तो लेट अस कंसीडर एन आइडियल गैस इन ए वेसल ऑफ वॉल्यूम V। ये समझ में आ गया? कैपिटल V इक्वल टू dx, dy, dz के इंटीग्रेशन, है ना? तो if the gas is in equilibrium, then according to Maxwell-Boltzmann
Newton's canonical distribution law, the number of molecules in cell of energy epsilon I, ये मैंने पहले लिख दिया है, Ni equal to A into the power minus beta epsilon I, ये आप अच्छे से जानते हो, कोई प्रॉब्लम समझने में? फिर कह रहे हैं clearly the number of molecules having position coordinates in the range x to x plus dx, y to y plus dy, z to z plus dz, and the velocity components in ranges vx to vx plus dvx, vy to vy plus dvy, vz to vz plus dvz, इसी में भर जाते हैं। हालांकि आपको ऑब्जेक्टिव है, करना नहीं है, लेकिन स्टोरी की तरह जब आप खुद पढ़ने बैठेंगे तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, स्टोरी की तरह पढ़ते चले जाएंगे, इसलिए मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, ठीक है। will be proportional to the volume element dx dy, ये इसका जो वॉल्यूम एलिमेंट होगा सेल का, ये 6 डायमेंशन लेके चलेंगे। जो Ni है ये प्रोपोर्शनल टू इस वॉल्यूम एलिमेंट के होगा कि नहीं होगा? जितनी बड़ी वॉल्यूम एलिमेंट हो गया उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी उतने ही ज़्यादा होंगे। तो ये कह रहे हैं कि प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम एलिमेंट dx dy dz dvx dvy dvz ऑफ फेज स्पेस, देयरफॉर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी एप्सिलॉन i, और वही सब इस रेंज में क्या होगा। तो इसको लिखने का जो पहला स्टेप है बस उसको समझ लीजिए। ये आपको हमने जो बेसिक जो इसमें अप्लाई किया था मैक्सवेल में डिस्ट्रीब्यूशन को समझाने के लिए, वो मैंने पहले से ही आपके माइंड में सेट किया है। तो इन्होंने कहा कि Ni उसके प्रोपोर्शनल होता है, तो इनटू dx dy dz dvx dvy dvz, ठीक है, इक्वल टू y है ना, इक्वल टू a e टू दी पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन i, यहाँ भी वही चीज मल्टीप्लाई होगी dvx सॉरी dx dy dz dvx dvy dvz। कोई प्रॉब्लम? इक्वेशन नंबर डालना चाहे डालें, इन्होंने नहीं डाली है, हमने भी नहीं डाली है। जहां पे एप्सिलॉन आई का मतलब क्या होगा, वेयर एप्सिलॉन आई इक्वल टू हाफ एम आई वी आई स्क्वायर। अब ये जो वी आई स्क्वायर है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, और एप्सिलॉन आई इक्वल टू हाफ एम आई वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। इन्होंने आई को यहाँ पे जब एक ही दिखा रहे हैं तो इन्होंने आई को ड्रॉप कर दिया है, लेकिन अगर आप ना ड्रॉप करना चाहें तो आई लगा सकते हैं। इस तरीके से इन्होंने किया है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं समझने में? तो जो इक्वेशन ये हमने लिखी है इसको हम दोबारा इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको ऐसा कॉपी करते हैं, Ni dx dy dz dvx dvy dvz इक्वल टू a e टू दी पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन i की जगह पे क्या लिखूं, ये चीज मिटा दिया, ये चीज। तो इसमें m को जो है i नहीं लिखा है इन्होंने, हम भी नहीं लिख रहे हैं, m बीटा बाहर आ जाएगा, और हाफ का 2 भी हमने बाहर कर दिया, और यहाँ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर, और इसको हमने बंद कर दिया। 2 ब्रैकेट लगेंगे, क्या है इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे एक हाफ लगा दिया है और फिर एक बड़ा ब्रैकेट लगा दिया है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, बुक से आप रीड करें तो जिस नोटेशन में लिखा है। और मैं अब ये वाला मिटाई दे रहा हूँ, इसकी जरूरत है नहीं। एप्सिलॉन आई का मतलब भी समझा चुका हूँ, ये आपको ऐसा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, dx dy dz dvx dvy
dvz। कोई प्रॉब्लम समझने में? अब ये हमने आपको पहले बता दिया था कि जो कैपिटल V होता है वो dx dy dz के बराबर होता है। हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है। अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कैपिटल N जो हो जाएगा, ये एक्चुअली जब इंटीग्रेशन लगाएंगे तो वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द वेसल। जो हमने वेसल लिया है, इंटीग्रेशन का मतलब सबको हमने शामिल कर लिया। तो जो n है ये किसके बराबर होगा, ये राइट हैंड साइड में हम करके देखते हैं। तो a 6 इंटीग्रेशन लगाने पड़ेंगे, 6 डायमेंशन है, 2 2 4 2 6 लिखते हैं। तो ये हमने लिखा a e टू द पावर माइनस m बीटा और ऐसा पूरा पूरा हाफ bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर और ये हो गया, और dvx dx dy dz dvx dvy dvz। अब हम क्या करेंगे, ये 3 और यहाँ से 3 ये हटा देंगे और इनकी जगह पे हम इनकी जगह पे लिख देते हैं कैपिटल N, सॉरी। तो ये हो गया जाके V माने कैपिटल A V, ए पहले से था, एक V हो गया, और ये सिर्फ 3 बचेंगे इंटीग्रेशन के साइन, e टू द पावर माइनस n बीटा बाई 2 लिख देते हैं सीधा, dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर और dvx dy dvz। ये हो जाएगा। इक्वेशन नंबर नहीं डाली है। अब इनको हम 3 हिस्सों में अलग अलग क्यों नहीं लिख देते? तो हम अगर 3 हिस्सों में अलग अलग करेंगे, ए बी, पहले x वाला लिख लेते हैं। अब इनकी लिमिट क्या है, मैंने आपको कई बार इन्फिनिटी का मतलब बता दिया है। मॉलिक्यूल्स के लिए वेसल का जो पूरा वेसल ही उसकी दुनिया है। जब तक वो वहाँ वेसल के अंदर है तो वेसल उसका जीवन काल है। वो जब कहीं और जाएगा तो दूसरे योनि में चला गया, दूसरी जगह अपना जिएगा जाके, तब उसके लिए दूसरा अनंत हो जाएगा, है ना? ठीक है। तो वो हम जो इंटीग्रेशन लगाएंगे उसके लिए वो अनंत है, बहुत छोटा होता है मॉलिक्यूल, हम लोगों को दिखाई भी नहीं देता। हम लोग कहते हैं इनविजिबल है, कोई वॉल्यूम भी नहीं घेरते। हमने एजम्पशंस किए थे। तो हम इसमें लिमिट के साथ यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी और e टू द पावर माइनस बीटा एम वी एक्स स्क्वायर बाई 2 dvx। फिर दूसरा आएगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस बीटा एम वी वाई स्क्वायर बाई 2 dvy। फिर एक माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस बीटा एम वी जेड स्क्वायर बाई 2 dvz। ये इस तरीके से इंटीग्रेशन को हम शो करेंगे। और उसके बाद मैं एक लिखूंगा सिर्फ। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स वैसे चैप्टर के पहले थे, हमने कल डिस्कस नहीं किए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दोबारा लिख दिए हैं। इसको आपको रटना ही होगा और आप जानते भी होंगे माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस बीटा एम वी एक्स स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू जो है रट सकते हैं आप। इसकी वैल्यू आएगी जाके √2 पाई अपॉन m बीटा। इसी तरीके से मैंने इसकी वैल्यू भी यही आएगी
डायमेंशन से इसमें कोई चीज बची नहीं है, इसकी भी वैल्यू वही आएगी, इसकी भी वैल्यू वही आएगी। रूट 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 3 बार मल्टीप्लाई होगा, रूट का मतलब पावर हाफ, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी 3/2। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कोई किसी को डिफिकल्टी तो नहीं हो रही समझने में? तो हम इसको दोबारा लिखते हैं 2π/m बीटा, इनकी वैल्यूज मानते हुए हम लोग इसको लिखते हैं, और लिखने के बाद सिंपल हो जाएगा n = AB, पहले से लिखा हुआ था, और 3 बार ये वाला ये वाला ये वाला ये अंडर रूट के बजाय हमने पावर 1/2 लगाया, तीनों में को मल्टीप्लाई करके पावर 3/2 लिख दिया है, 2π/m बीटा। ये इससे हम कुछ रीअरेंज करके ऐसे लिखते हैं, और a = हम लोग लिख देते हैं ना a समथिंग, तो हमें a निकालना था, तो a की वैल्यू जो निकल के आई है n/b, और उलट के हो जाएगा mb/2π/3/2। ये आ गया, यहां तक समझ आ गया सबको? अब इसको ये भी जानते हैं हम, बीटा को अभी हम लोग बोल नहीं रहे थे, हमें सबको पता था, मुझे ही नहीं, आप भी जान चुके हो कि बीटा इज 1/80। इसको भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग, तो a = क्या हो जाएगा, a = n/b, बीटा की जगह 1/80 लिख देंगे, तो m/2π लिखा हुआ है, 2π/80 हो गया तो पावर 3/2। ये a की वैल्यू आप निकालें। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, वॉल्यूम है, ट्रिपल इंटीग्रेशन, dx dy dz आपको पता होना चाहिए, भले ही पीछे नहीं दिए हुए क्वेश्चन, लेकिन अगर समझदार कोई है पेपर सेटर, ओरिजिनल क्वेश्चन बनाना जानता है, तो ये a की वैल्यू जो कांस्टेंट थी, इस पर भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जो उसके जो डेरिवेशन में डिफरेंट मोड मिलते हैं, इसको मोड मान सकते हो आप। जहाँ पे आपने शुरू किया वहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, कहीं पे कोई चीज़ नई आपने एज्यूम की है वो क्वेश्चन बन सकता है। अब जो कांस्टेंट a आपने अनडिटरमाइंड मल्टीप्लाई के रूप में लिया था, e⁻⁴ भी कहते हो, है ना? लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने निकाली है वो ये है, ठीक है? अब a की वैल्यू जो मूल जो आपने इक्वेशन लिखी थी वहां पर सब्स्टिट्यूट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और करते हैं। तो अब ये फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटीज अभी पूरा हुआ नहीं, अब जो a निकल आया है इसको सब्स्टिट्यूट करके उस इक्वेशन को हम लेके फिर आगे बढ़ेंगे। ये हमने a की वैल्यू यहां तक निकाली है, तो इसमें हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी वैल्यू, तो वो जो इक्वेशन थी हमारी, हमने इक्वेशन नंबर नहीं डाला था, बेसिक इक्वेशन थी ni dx dy dz dvx dvy dvz = n/b। चूंकि a की वैल्यू हमको मिल गई है n/b, m/2π/kt, 2π/kt पावर 3/2 और e⁻⁻m vx² + vy² + vz² अपॉन 2kt। बीटा की जगह 1/kt लिख दिया और उसके साथ 2 के साथ उसको शामिल करके इस स्टाइल में लिख दिया है, और इसी के साथ वो पूरा रहेगा dx dy dz dvx dvy dvz। ये इक्वेशन अगर वो पहले 1-2 इक्वेशन डाली थी तो इस बुक में जो है इसको इक्वेशन नंबर 3 शो कर रखा है। अब इसके आगे हम लोग को बढ़ना है, बहुत ज़्यादा काम नहीं बचा है, लेकिन करना तो है ही, क्योंकि जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है जो मैक्सवेल ने निकाला है
वेलोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टिकल्स का या मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटीज है। जो इक्वेशन फाइनली आएगी वही लॉ के रूप में जाना जाता है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स इन द रेंज, फिर वही पुरानी कहानी रिपीट करी है, इस रेंज में है वगैरह वगैरह। तो इन्होंने इसी को लिख दिया है कि एक हाँ स्पेशल बात कह रहे हैं, Vx से लेके Vx प्लस dVx की रेंज में, अभी हमने इंटीग्रेशन नहीं लगाया, हम जो वेलोसिटीज कंसीडर कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स की, वो किस रेंज में कंसीडर कर रहे हैं? Vx से लेके Vx प्लस dVx। y कोऑर्डिनेट्स में Vy से Vy प्लस dy, z कोऑर्डिनेट्स डायरेक्शन में Vz प्लस dvz, यही तो कंसीडर कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम ये ध्यान नहीं देंगे, एक एक करके हम करना चाहते हैं। हम सिर्फ Vx को कंसीडर करें कि Vx का रेंज कंसीडर करें, और उस समय हम y और z कोऑर्डिनेट्स के वेरिएशन को एक तरीके से उसके रिस्पेक्ट में ना कंसीडर करें। तो इन्होंने जो भाषा लिखी है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स इन द रेंज, रेंज तीनों लिख दी हैं, irrespective of the position coordinates can be found by integrating equation with respect to position coordinates which give। इन्होंने कहा ये मिलेगा हमको, हमने पोजीशन कोऑर्डिनेट्स पे ये वाले पे ध्यान नहीं दिया, सिर्फ हम ये ले रहे हैं ni dvx dvy dvz, और ये हमने n अपॉन v n अपॉन 2 पाई kt पावर 3/2 e की पावर माइनस n अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर। अभी करेंगे ये, जो बात हम एडवांस में भूल गए, 2 kt एक स्टेप बाद करेंगे। अब ये dvx dvy dvz लिख दिया है, और यहाँ पे लिख दिया है हमने v, ठीक है। अब इन्होंने जो वॉल्यूम लिया था उसको गायब कर दिया है। गायब इसलिए किया है कि हमने यहाँ पे dx dy dz को गायब कर दिया, इस वाले में कहीं है, उसके ही वॉल्यूम को यहाँ से हमने हटा दिया, ठीक है। बस इस तरीके से इसको छोड़ दिया, वही वॉल्यूम से रिलेटेड है वो तक, हम सिर्फ वेलोसिटी को ले रहे हैं, तो v को हमने मामला हटा दिया। तो फाइनली लेट अस फाउंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी कंपोनेंट्स इन द रेंज Vx to Vx प्लस dVx। अब ये कह रहे हैं कि हम मतलब जो मैक्सवेल ने किया है वही कर रहे हैं हम लोग, कि हम सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड हैं Vx to Vx प्लस dVx irrespective of dVy and या Vx Vy Vz x y z, ठीक है। दिस विल बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू Vx, मतलब विद रिस्पेक्ट टू Vx ही हम इंटीग्रेट करें तो आ जाएगा सिर्फ ni dVx हम निकालना चाहते हैं, हमें इसी का चाहिए, इक्वल टू हो जाएगा n अपॉन n इंटू m अपॉन 2 पाई kt पावर 3/2। अब इंटीग्रेटिंग वर्ड लिखा है तो इंटीग्रेशन के दो साइन लगाएंगे, ये माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी और e टू द पावर माइनस n, ये पूरा का पूरा लिखा जाएगा Vx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन 2 kt
उसके बाद लिखेंगे dvx dy dz dz। फिर ये कह रहे हैं कि हम इन तीनों को अलग अलग लिख देते हैं, जिसमें कि हम dvx को कंसीडर नहीं करेंगे, इनकी वैल्यू लिखेंगे dvy और dvz वाली की लिखेंगे। तो इन्होंने फिर लिखा इसको नेक्स्ट स्टेप में m अपॉन 2 पाई kt पे पावर 3/2 e टू द पावर माइनस m dx स्क्वायर अपॉन 2 kt dvx। इसको अलग लिख लिया और इनको अलग कर दिया हमने माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस m dy स्क्वायर अपॉन 2 kt इंटू dvy। इसी तरीके से माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस m dz स्क्वायर अपॉन 2 kt dy ने dvy था और ये dvz, इसको लिख दिया। और फिर इन्होंने कहा कि इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है उनको हमने सब्स्टिट्यूट किया, और स्टैंडर्ड वैल्यू इनकी जो होती है वो √2 पाई kt बाई m, माने इसकी जगह भी यही रख जाएगा और इसकी जगह भी यही रख जाएगा। तो रखने के बाद हमारा आएगा, ऊपर वाला मिटा दे, रखने के बाद जो आ जाएगा n अप इनटू, हम राइट हैंड साइड लिख रहे हैं n इनटू m अपॉन 2 पाई kt का पावर हाफ m अपॉन 2 पाई, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आपके पास है तो उनको कर लेंगे e टू द पावर माइनस m dx स्क्वायर अपॉन 2 kt dvx। इस तरीके से उन्होंने लिख दिया। ये तो इन्होंने कहा कि अब ये जो ये ni सिर्फ dvx है, ये इक्वेशन मान लें। इस इक्वेशन को इन्होंने अब अपने हिसाब से नंबरिंग कर लेना, इनकी नंबरिंग बीच में छूट जाती है, कभी कुछ डाल देते हैं, फिलहाल हम बुक के हिसाब से नंबरिंग कर रहे हैं। तो ये एक इक्वेशन आ गई। एक क्वेश्चन, एक इक्वेशन इस रूप में भी लिखेंगे, काम यहाँ पे पूरा हो चुका है। इसी इक्वेशन को यूज करके ये ग्राफ वगैरह में ड्रॉ कर सकते हैं। एक्चुअली मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये अभी हम लोग एग्जैक्ट नंबर के हिसाब से बात कर रहे हैं, जबकि हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पहले से जान चुके हैं कि ये प्रोबेबिलिटी के साथ बात करी जाए। जो नंबर है वो प्रोबेबिलिटी के आधार पर निकाला हुआ नंबर है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट ए मॉलिक्यूल विल हैव एक्स कंपोनेंट। द प्रोबेबिलिटी वर्ड्स में लिखता हूं क्योंकि ये बहुत बेसिक है। प्रोबेबिलिटी दैट ए मॉलिक्यूल will have, क्योंकि हम x कंपोनेंट लिखते चल है, x कंपोनेंट, वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट होते हैं, है ना, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। तो जिसके x कंपोनेंट का हमने एक्सप्रेशन निकाला नंबर के लिए, अब हम प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम कुछ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से लिखने जा रहे हैं। इन द रेंज कंपोनेंट, इन द रेंज, कौन सी रेंज ली थी आपने? रेंज dx टू dx प्लस dvx। इसको ये लिख सकते हैं p माने प्रोबेबिलिटी, फंक्शन किसका है? वेलोसिटी कंपोनेंट का, और dvx माने रेंज dvx, ठीक है, इक्वल टू ये ni अपॉन n लिखा जाएगा।
निकाला है ni इंटू जो भी इंटीग्रेशन है, टोटल नंबर जो वेसल का निकलेगा उससे डिवाइड करके लिखा है। इसको प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से लिख दिया है इनटू dvx। ये थ्योरेटिकली हम कहेंगे, हमने उस रेंज में ni पार्टिकल्स माने थे, ni dvx ही तो हम लेके चल रहे हैं। टोटल से डिवाइड कर दिया जाए तो वो नंबर आ जाएगा सिर्फ इतना भर का, वही उसकी प्रोबेबिलिटी है। अब अगर हम यहाँ पे ni dvx की वैल्यू रख दें तो क्या होगी, ये वाली चीज कॉपी हो जाएगी, इससे n कैंसिल हो जाएगा, ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा m/2 पाई kT पावर हाफ e टू द पावर माइनस m dx स्क्वायर बाई 2 kT इनटू। ये इक्वेशन नंबर 6 दी गई। इन्हीं इक्वेशन 5 और 6 को कहा जाता है कि ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी के लिए, ये सीधे सीधे से नंबर के लिए हम लोगों ने निकाला है, ये प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने लिखा। कोई प्रॉब्लम? These equations 5 and 6 represent Maxwell's distribution of वेलोसिटी। आप रिवाइज कर लीजिए, कोई बहुत बड़ी डिफिकल्टी नहीं है। डिफिकल्टी उसको बिल्कुल नहीं है जो बहुत इजी वे में नंबरों का खेल खेलना जानता है। भाई स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में बहुत बड़ी संख्या में मॉलिक्यूल्स होते हैं, माने बहुत बड़ा नंबर होता है मॉलिक्यूल्स का किसी भी वेसल में। उसके लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने जो डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ था वो दिया हुआ था, एक पर्टिकुलर सेल के हिसाब से कंसीडरेशन था। ith सेल के लिए हम ni की बात करते थे, वो हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था a टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन i। अब हमने जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज के हिसाब से जब किया तो हमने एक वेलोसिटी की रेंजेस कंसीडर करी, वो डिफरेंशियल रेंजेस फॉर ए सेल, और जो उसका साइज वाइज जो कंसीडरेशन था सेल की डायमेंशन का, वो पहले की तरह हमेशा ही करते हैं। 3 डायमेंशन होंगी स्पेस के हिसाब से, तो उनकी डायमेंशन हमने dx dy dz ले ली, और वेलोसिटी के हिसाब से वेलोसिटी की रेंज dvx dvy और dvz ले ली, और उसी को हम लेके आगे बढ़ लिए। ni इंटू dx dy dvz dz dvx dvy dvz इक्वल टू a टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन i, बीटा को 1/kT कह सकते हैं। और एनर्जी का हमारे मैकेनिक भाई दिखाई दे या नहीं दिखे, लेकिन वो मॉलिक्यूल तो है। अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसके पास मास भी है, और ये हम पहले ही कह चुके कि वो मूव करता रहता है। मूव करेगा मतलब वेलोसिटी से मूव करेगा, तो वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स हैं वो vx vy और vz है। लोग कहते हैं कि जो चीज़ हमें दिखती नहीं है तो हम कैसे माने। क्या आपको मॉलिक्यूल्स दिखते हैं, लेकिन फिर भी आपको मानना ही होता है। और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से साइंटिफिक पर्सन मानते हैं कि नहीं मानते। तो बहुत सारी अदृश्य चीज़ों को जब हम इकट्ठा कर देते हैं, यही मैटर वर्ल्ड है, तो वो दृश्य हो जाती है। क्या हो जाती है? दृश्य। अदृश्य से एक समूह दृश्यता का रूप सामने लाके रख देता है। लेकिन जब हम लोग, चाहे वो मैक्सवेल हो, चाहे उनके साथ बोल्ट्जमैन और मिल गए हों, वो तो ऐसे मान के चलते हैं नहीं दिख रहा है, लेकिन ये निश्चित है कि है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल तो हम ले ही सकते हैं, लेकिन वेसल के अंदर है तो हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं। और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी प्रमाण है उसका निश्चित रूप से उस रेंज में होने का प्रमाण, यही तो होता है। तो इस तरीके से आप इनके जो फॉर्मुलेशन है इनको अचीव करते हैं, और आपको समझ में आने का मतलब यही होता है कि उसकी सच्चाई को आप उसी तरीके से, जिस तरीके से एक किसी साइंटिस्ट ने एज्यूम करके पहली बार आपके सामने फॉर्मूला रखा, उस लेवल से आप एज्यूम करने की क्षमता के अंदर डेवलप हो जाए। साथ साथ में स्टूडेंट होने के नाते आपको स्टेप्स रखने भी हैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर। तो पहले चीज को समझिए और उसकी खास खास जो हाइलाइट्स हैं उसकी समरी अपने आप बना लीजिए। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें या ना करें, अगर ये आपके मेमोरी में रट गया तो फिर इस टॉपिक से संबंधित चाहे वो प्रॉब्लम हो चाहे कंसेप्चुअल बात हो, क्योंकि आपने उस प्रॉब्लम को उसी अंदाज में समझने की कोशिश की है जिस अंदाज में ये चीज डेवलप करके हमारे सामने लाई गई। तो यही तो कहा जाता है कि आप उस काल में चले जाइए जब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन थे, और आप वही अपने आप को एज्यूम कर लीजिए कि उसी तरीके से सोच रहे हैं, अपनी जो आत्मा है उसको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के अंदर प्रवेश करा दीजिए उस काल में जाकर, तो आप वही बन जाएंगे, तो आपकी सारी डिफिकल्टी खत्म हो जाएगी, आप भी उसी अंदाज में समझने लगेंगे। और अब वर्तमान में लौट आइए, एक स्टूडेंट बन जाइए, या इसको रटना है, स्टूडेंट के नाते रटना है और एग्जाम देना, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको रट समझ लिया है। अब चूंकि ये पूरे अच्छे से समराइज नहीं हो सकता, इसको मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और इसका जो और डिस्कशन पार्ट है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। अभी ये फिनिश नहीं